नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैनरा बैंक के एनआरआई होम लोन स्कीम के बारे में। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप एनआरआई हैं या पीआईओ हैं तो आप इंडिया में हाउस बनाने के लिए कैनरा बैंक से होम लोन कैसे ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स, जितने भी इंडिया में बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सबकी होम लोन स्कीम पे डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज़ करें। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कैनरा बैंक के एनआरआई होम लोन स्कीम के बारे में। आपकी कोई भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट है तो आप कैनरा बैंक से होम लोन ले सकते हैं, चाहे आप रेजिडेंट इंडियन हैं या नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं। तो अगर आपको नया हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको होम लोन मिल जाएगा। अगर आपको साइट परचेज करनी है, प्लॉट परचेज करना है और उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है, उन दोनों के लिए आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आप फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। रेडी बिल्ट कोई हाउस लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। या किसी से पुराना घर खरीदना सकते हैं, किसी ने घर बनाया है ऑलरेडी, कोई उसमें रह रहा है और वो उस घर को सेल कर रहा है तो आप उस घर को भी खरीद सकते हैं। या आपका किसी भी बैंक में होम लोन चल रहा है, आप उसको टेक ओवर भी करवा सकते हैं कैनरा बैंक से। दोस्तों, हर तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इवन कि अगर आपने अपने एग्जिस्टिंग घर में कुछ रिपेयर या रेनोवेशन करवाना है या उसमें कोई फ्लोर ऐड करने हैं, तो कोई भी आपकी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट है तो आप कैनरा बैंक से होम लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एनआरआई स्कीम, तो कोई भी एनआरआई या पीआईओ, तो जो भी एनआरआई या पीआईओ हैं, इनका मतलब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली समझ चुके होंगे। ये स्कीम भी उनके लिए ही है। तो कोई भी एनआरआई या पीआईओ है तो होम लोन ले सकते हैं स्कीम के अंडर। मिनिमम एज क्राइटेरिया इज़ 21 ईयर्स, मैक्सिमम 60 ईयर्स। इन सम केसेस 70 ईयर्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो क्राइटेरिया एज का है वो 60 ईयर्स तक का है, क्योंकि ये आपके एम्प्लॉयमेंट पे भी डिपेंड करता है, उसके हिसाब से ही आपको लोन दिया जाता है। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर्स, जॉब कॉन्ट्रैक्ट और वर्क परमिट, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो भी एप्लीकेंट होम लोन लेना चाहता है, एनआरआई जो होम लोन लेना चाहता है, कम से कम लास्ट 3 साल से उसका स्टेटस जो है वो एनआरआई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप रिसेंटली मूव हुए हैं बाहर, नए एनआरआई बने हैं 1 मंथ 2 मंथ से, तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। कम से कम 3 साल से आपका जो एनआरआई स्टेटस होना चाहिए। और जो भी लोन लेने जा रहे हैं वो किसी एग्री लैंड के लिए नहीं होगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग लैंड पे, जो हाउसिंग के लिए अप्रूव्ड लैंड है उसी पे कंस्ट्रक्शन के लिए या लैंड परचेज करके कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके लिए होम लोन ले सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर तरह का आपका पर्पज़ सॉल्व तो हर तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। बट अगर आप लैंड खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ प्लॉट के लिए लोन नहीं मिलेगा, वो आपकी ओवरऑल होम लोन एलिजिबिलिटी को देखा जाएगा। जितनी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी उसका 60% तक मैक्सिमम आप प्लॉट पे स्पेंड कर सकते हैं। बाकी का 40% विद इन 2 ईयर आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो बाकी का जो 40% बचेगा वो आपको कंस्ट्रक्शन पे लगाना है। तो सिर्फ प्लॉट परचेजिंग के लिए बैंक लोन नहीं देगा आपको। आपको प्लॉट अगर परचेज करना है तो आपको उस पर कंस्ट्रक्शन भी करनी है। आपको 60% पैसा रिलीज़ किया जाएगा प्लॉट के लिए और बाकी का 40% रखा जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए। को बोरोवर्स, तो आपके जो भी स्पाउस या क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं होम लोन में एज को बोरोवर्स। होम लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे जो प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन रहता है दैट इज़ योर केवाईसी। तो केवाईसी में आपको देना होगा फर्स्ट 4 पेजेस ऑफ पासपोर्ट विद वीज़ा स्टैम्प और आईसीआर पीआईओ कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है।
तो फर्स्ट 4 पेजेस आपको पासपोर्ट के देने हैं विद वीज़ा स्टैम्प, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और यूटिलिटी बिल। तो जो भी आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है वहाँ का वो आपको प्रोवाइड करना है। कॉपी ऑफ आईडी कार्ड इशूड बाय करंट एम्प्लॉयर, प्रूफ ऑफ इनकम इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन। तो आपका जो भी आईडी कार्ड आपको इशू है या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी आप वहाँ पे प्रोफेशन करते हैं उसका प्रूफ भी आपको देना होगा। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सेल डीड या एग्रीमेंट फॉर सेल, ये सेल के केस में होगा। कॉपी ऑफ अप्रूव्ड प्लान, अप्रूवल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन, परचेज, एक्सटेंशन। तो जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन की परमिशन की कॉपी, अप्रूव्ड प्लान की कॉपी, ओरिजिनल एनओसी अंडर प्रोविजंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट, डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट। जो भी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहे, अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो आपको पूरे एस्टिमेट देना होगा, पूरी डिटेल देनी होगी कि आप क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं। अगर आप किसी सोसाइटी में प्लॉट या फ्लैट ले रहे हैं तो उसका अलॉटमेंट लेटर, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिपेंड करेगा, केस टू केस वेरी करेंगे। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी के रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। लीगल स्क्रूटनी इसी पीरियड, ये एक लीगल रिपोर्ट होती है जो जिसमें लास्ट 13 साल की ऑनरशिप देखी जाती है, वो भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ के लिए वैलिड वर्क परमिट एंड कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉपी ऑफ सैलरी सर्टिफिकेट। अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप बाहर जाके कोई जॉब कर रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ का सैलरी सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय इंडियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट और एम्प्लॉयर। आपका पूरा प्रोफाइल और जो भी वर्क एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर इससे पहले कोई और जॉब कर रहे थे उसकी भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी। अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ ओवरसीज बैंक, जिस भी बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, अगर आप एनआरआई हैं तो अगर आप ओवरसीज कोई बैंक है जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है उसकी अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो मर्चेंट नेवी में जो भी लोग जॉब करते हैं उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी, सीडीसी। तो जो भी आपका प्रोफेशन है, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको उसका प्रूफ देना होगा, अपना आई कार्ड वगैरह जो भी आपके पास है लेटर देना होगा, सैलरी स्लिप्स देनी होंगी जो भी एम्बेसी से अटेस्ट की जाएंगी। और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स जो हैं उनको अपनी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ देना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देनी होगी, बैलेंस शीट्स प्रोवाइड करनी होगी। तो जो भी आपका प्रोफेशन है आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसके वैलिड प्रूफ भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि लोन उसी को दिया जाएगा जिसके पास स्टेडी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ, वही लोग होम लोन ले सकते हैं। लोन अमाउंट, कितना आपको लोन अमाउंट दिया जाएगा? 4 टाइम्स ग्रॉस एनुअल इनकम, जितनी भी आपकी एनुअल इनकम होगी उसका 4 टाइम्स आपको दिया जाएगा। हायर क्वांटम 5 years ऑफ ग्रॉस एनुअल इनकम कंसीडर्ड केस टू केस बेसिस। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 टाइम्स कंसीडर किया जा सकता है, वो भी केस टू केस वेरी करेगा। तो नॉर्मली जो आपको लोन मिलेगा, जितनी आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम है, चाहे आपकी सैलरी से है या बिजनेस से है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रॉस इनकम जो एनुअल है, साल की ग्रॉस इनकम है वो 10 लाख रुपए है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उस केस में आपको मैक्सिमम 40 lakhs मिलेगा। बट ये मैक्सिमम अमाउंट है, उसके बाद ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, क्योंकि आपकी जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसमें से माइनस मार्जिन करने के बाद ही आपको लोन दिया जाएगा। रिपेयर या रेनोवेशंस के केस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 lakhs है, 15 लाख से ज़्यादा रिपेयर या रेनोवेशन के लिए आप नहीं ले सकते हैं। तो जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, ये तो हो गया मैक्सिमम कि 4 टाइम्स मिलेगा या 5 टाइम्स मिलेगा, बट आपको जितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, और उसके बाद में माइनस मार्जिन करके जितना बचेगा वो देखा जाएगा कि आप उतना पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। अगर आप लोन ले रहे हैं अप टू 30 lakhs तक का, इन केस ऑफ न्यू हाउस और फ्लैट 10% मार्जिन रहेगा। 30 लाख से 75 लाख के बीच में अगर आपकी लोन रिक्वायरमेंट है तो 20% मार्जिन होगा। 75 लाख से ऊपर की अगर आपकी लोन रिक्वायरमेंट है तो 25% मार्जिन रहेगा। और ओल्ड हाउस के केस में चाहे आप जितना मर्जी लोन लें, चाहे 30 लाख लें या 75 लाख लें, आपका 25% मार्जिन होगा। तो मार्जिन वो पार्ट होता है जो आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा। जैसे कि अबव 75 लाख के केस में है 25% मार्जिन। फॉर एग्जांपल आप 1 करोड़ का लोन कंसीडर कर रहे हैं बैंक से,
तो 25% मार्जिन रहेगा, 75 लाख आपको बैंक से मिलेगा और 25 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये 25% मार्जिन रहेगा इस केस में। और रिपेयर या रेनोवेशन के केस में भी जितना आपका रिपेयर या रेनोवेशन का एस्टिमेट होगा उसका 25% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है और बाकी का 75% आप बैंक से लोन ले सकते हैं। मार्जिन कंट्रीब्यूशन आपको करना होगा, उसके बाद ही कंसिडर किया जाएगा। आपकी जितनी भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें से मार्जिन को माइनस कर लीजिए, तो जो बचेगा उतना लोन आप ले सकते हैं। वो भी तब आपको मिल सकता है अगर आपकी सैलरी से या इनकम से आप उतना ईएमआई पे कर पाएंगे। और सारी जो आपकी सैलरी होगी या इनकम होगी वो पूरी की पूरी 100% आप ईएमआई के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। बैंकों के नॉर्म्स होते हैं, अराउंड 50% सैलरी आपकी टेक होम पे होती है जो कि सेफली आपके घर पे जानी चाहिए। बाकी के 50% में से ही आपकी ईएमआई जो है वो ली जाती है। लोन टेनर, रिपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 30 ईयर्स अप टू द एज ऑफ 60 टू 70 ईयर्स। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 60 से 70 साल तक डिपेंड करता है, बट आप 60 ईयर्स लेके चलिए तो 30 ईयर्स का मैक्सिमम टेनर रहेगा। 30 ईयर्स से ज़्यादा तो आप लोन को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, बट ये डिपेंड करेगा आप कौन सी एज में लोन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 40 ईयर्स की एज में लोन लेते हैं तो आपके पास 20 ईयर्स टाइम ही बचा है, तो 20 साल तक ही आपको टाइम दिया जाएगा। नॉर्मली अगर आप छोटी एज में लोन लेंगे तो आप पूरे 30 ईयर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। होम लोन हॉलीडे पीरियड, हॉलीडे पीरियड में आपको कोई भी ईएमआई नहीं भरनी है, आपको जस्ट इंटरेस्ट सर्व करना होता है। हॉलीडे पीरियड आपको एक तरह से टाइम दे देता है। आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, आपको पास उस टाइम पैसा नहीं है, तो आपको एक कुशनिंग मिल जाती है, एक टाइम मिल जाता है। और जैसे ही आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है उसके बाद में आपका हॉलीडे पीरियड ख़त्म होता है और हॉलीडे पीरियड के बाद आपको फुल ईएमआई पे करनी पड़ती है। अगर आप परचेज़ करने जा रहे हैं, परचेज़ के केस में आपको 2 महीने का हॉलीडे पीरियड दिया जाता है। तो परचेज़ आप फ्लैट करने जा रहे हैं या घर करने जा रहे हैं, उस केस में आपको 2 महीने तक का हॉलीडे पीरियड दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट। जिस दिन आपका पहला डिसबर्समेंट किया जाएगा उस दिन से लेकर 2 महीने का आपको टाइम दिया जाता है। साइट एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के केस में आपको 2 मंथ्स आफ्टर कंप्लीशन और 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट विच एवर इज अर्लियर। जो भी इनमें से पहले होगा, या तो आपके घर कंस्ट्रक्शन होने के 2 महीने बाद आपकी एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी, या 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट, जो भी इन दोनों में से पहले होगा, या 24 महीने आपकी पहली डिसबर्समेंट से लेके, जो भी इनमें से पहले होगा उसी टाइम पे आपकी एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। किसी बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम हॉलीडे पीरियड है 36 मंथ्स का, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन उससे टाइम से पहले हो जाती है तो आपको उसके 2 महीने बाद से एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। कैनरा बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कैटेगरीज बनाई गई हैं CRG1, CRG2, CRG3, CRG4। ये रिस्क बेस्ड कैटेगरीज होती हैं। आपके सिबिल स्कोर पे, आपकी प्रोफाइल पे बेस्ड एक रेटिंग दी जाती है हर एक कस्टमर को। तो CRG1 में अगर आप फॉल करेंगे तो 6.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर लो रिस्क कस्टमर्स। तो ये ऑफर पीरियड के टाइम पे ये इंटरेस्ट दिया जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू 31 मार्च 2022। ये तब तक का ऑफर है। अगर आप इस टाइम में लोन अप्लाई करेंगे और लोएस्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं CRG1 में, तो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है 6.70% का। CRG2 के लिए है 7%, CRG3 7.40%, CRG4 8.90%। तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिस्क रेटिंग क्या आएगी, उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा जस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड हाउस। अगर आप थर्ड हाउस के लिए लोन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको प्लस 0.5% ऐड कर दिया जाएगा। आपको कमर्शियल रियल एस्टेट के रेट्स जो हैं वो चार्ज किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 7% के लिए एलिजिबल हैं तो आपको 7.5% चार्ज किया जाएगा। 7.4 के लिए एलिजिबल है तो 7.9% चार्ज किया जाएगा। 8.9 के लिए एलिजिबल है तो 9.40 आपको चार्ज किया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा। लोन सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, इक्विटेबल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज जो भी पॉसिबल होगा आपकी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज किया जाएगा। आपके ओरिजिनल टाइटल डीड्स बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। सूटेबल थर्ड पार्टी गारंटी ऑफ ए रेजिडेंट इंडियन, इस केस में आपको एक गारंटर प्रोवाइड करना होगा जो कि रेजिडेंट इंडियन हो
और उसकी वर्थ कम से कम इतनी हो कि आपके लोन को रीपे कर पाए। लोन चार्जेस में आपको जो चार्जेस पे करने पड़ेंगे दैट इज प्रोसेसिंग फी ऑफ 0.10% सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ ₹500 एंड मैक्सिमम 10,000 रुपीज़। 500 से लेके 10,000 कुछ भी आपको पे करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर लोन अमाउंट। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उसका वैल्यूएशन किया जाएगा बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा, उसके वैल्यूएशन के चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। लीगल ओपिनियन चार्जेस, एक लीगल रिपोर्ट तैयार की जाएगी बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने होंगे। स्टैंप ड्यूटी रेट्स एज एप्लीकेबल, जो भी स्टैंप ड्यूटी रेट एप्लीकेबल होगा आपकी स्टेट में वो भी आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। आपकी स्टेट में जितने भी होम लोन पे स्टैंप ड्यूटी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। और मॉर्टगेज, अगर रजिस्टर्ड मॉर्टगेज की जाती है, जो भी मॉर्टगेज फीस होगी वो भी कस्टमर को बेयर करनी होगी। तो दोस्तों ये था कैनरा बैंक एनआरआई होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस स्कीम का लाभ उठा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।